बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ चुकी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू होगा। लेकिन मौसम के हवाले से बड़े खदशात हैं कि क्या मौसम इस टेस्ट मैच पर असरअंदाज होगा या नहीं होगा। और फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। बांग्लादेश की टीम जो है उसने 2001 में पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया और ये इसका चौथा दौरा है। अब देखते हैं कि इस दौरे में बांग्लादेश की टीम जो कि शॉर्टर वर्जन में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी पेश करती है, इस लॉन्गर वर्जन में वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कारकर्दगी पेश करेगी ये भी देखना होगा। कप्तान शान मसूद के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान की कप्तानी की थी, अब वो किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं और टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहता है। आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम जब बेन स्टोक्स की कप्तानी में पाकिस्तान के दौरे पर आई तो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज वो वाइट वॉश करके चली गई। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पैट कमिंस की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती और फिर न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। अब जनवरी 2024 के बाद पाकिस्तानी टीम तकरीबन 8 माह के से ज्यादा अरसे के बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी। देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी की है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और पाकिस्तान की टीम में चंद नौजवान खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जिनमें मोहम्मद हुरैरा का नाम शामिल है। मोहम्मद हुरैरा शोएब मलिक के भांजे हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा कामरान गुलाम को भी इन्होंने रखा है, जब से 1-2 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक का रिकॉर्ड कायम किया था। और भी इन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को, मोहम्मद अली को दोबारा मौका फराहम किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान, और चूंकि ये टेस्ट सीरीज एशियन टेस्ट चूंकि ये टेस्ट सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है तो इसलिए यकीनन पाकिस्तान की कोशिश होगी कि बांग्लादेश को दोनों टेस्ट मैचेस में हराया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब्दुल रऊफ से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ गई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप दोनों टीमों का हम कंपैरिजन करें और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम में 5 फास्ट बॉलर और उसके अलावा आमिर जमाल फिटनेस से मशरूत, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए टफ टाइम दे पाएगी बांग्लादेश की टीम? जी डेफिनेट इकबाल भाई, बांग्लादेश की टीम ना सिर्फ टफ टाइम देगी बल्कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जिस तरह पाकिस्तान की जो ए टीम है जिसमें 75% आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल थे, वो ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से एक 4 मैच हार गई थी बांग्लादेश की टीम से। अब पाकिस्तान की इस टीम में जो पाकिस्तान शाहीन्स है 8 खिलाड़ी शामिल, तो आप इसको कैसे देखते हैं जो वो टेस्ट टीम के 8 खिलाड़ी हैं? देखिए इकबाल भाई, बेसिक चीज तो ये थी कि जो आपके फास्ट बॉलर थे जिनको आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे, बेसिकली एक तो वो सारे ट्राई आउट होने चाहिए, उनकी फिटनेस का टेस्ट होना चाहिए, उनके एंड्योरेंस का टेस्ट होना चाहिए और उनके स्किल्स का टेस्ट होना चाहिए। आप बगैर वजह की ऑब्लिगेशन पर या सिफारिश पर आपने 3 फॉर्मेट के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, मगर वो सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं और 2 फॉर्मेट वो स्किप कर लेते हैं और उसमें उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं होती और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उन पे खर्च हो जाता है। नंबर 1 तो ये चीज उन सबको ट्राई आउट करना चाहिए। नंबर 2 कि जो आप जितने आपके सीनियर बैट्समैन है जिनकी पास पे काफी अरसे से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इंक्लूडिंग आपके कैप्टन जिनकी पिछले 4 साल से 15 रन की एवरेज है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले उनकी 16 रन की एवरेज थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने 16 इनिंग्स पे एक भी 50 रन स्कोर नहीं की थी और फिर अगले जो 6 इनिंग्स उनकी हैं उसमें यानी कि 22 इनिंग्स में उनकी टोटल जो रन है वो 350 या 360 रन है और वो कुछ 16 या 17 रन की एवरेज वो बनती है, तो उनको भी चेक करना चाहिए और जो नए रिप्लेसमेंट है आपकी डोमेस्टिक में जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको भी ट्राई आउट करना चाहिए बैटिंग लाइन में। तो आप क्या समझते हैं कि अब शान मसूद पे कितना प्रेशर होगा अब्दुल रऊफ?
देखिए प्रेशर उस पे नहीं है, प्रेशर पाकिस्तान पे है कि आप किस तरह लिंगर ऑन कर सकते हैं, आप कैसे, आपके कई हाईएस्ट डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, जिस तरह अभी मैंने करंट में जैन अब्बास की मिसाल दी थी जिन्होंने 800 समथिंग रन किए थे फर्स्ट क्लास में, और उसने 290 रन की एक बड़ी इनिंग खेली थी। फिर उससे पहले आप मोहम्मद सदीक एक हाईली टैलेंटेड यंगस्टर था, आपने उसको भी मंजर से गायब कर दिया। फिर और इनके चक्कर में इमामुल हक और शाह मसूद के चक्कर में कोई 10 प्लेयर आपने पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर थे उनको उनका कैरियर आपने बर्बाद किया, और फिर आप किस तरह इसको दोबारा लिंगर ऑन कर रहे हैं 16 या 17 रन की एवरेज से। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे प्रेशर है, उस पर तो उनका तो लॉटरी लगी हुई है, वो 15 या 16 रन की एवरेज से पिछले 4 साल से खेल रहे हैं और पाकिस्तान ने एक टेस्ट सीरीज नहीं जीता। तो होना तो ये चाहिए था कि जैन अब्बास जिससे 290 रन की इनिंग खेली है, 800 से ज्यादा रन किए हैं, उसको इमीडिएट पाकिस्तान टीम में शामिल करना चाहिए था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि थोड़ा टैलेंटेड है। तो आप क्या समझते हैं जो डाटा एनालिस्ट इन्होंने रखा है टीम के साथ, एक्स ऑफिशियो मेंबर नदीम खान भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है, बिलाल अफजल साहब भी हैं, अजहर महमूद का तो समझ में आता है कि वो असिस्टेंट कोच है, हसन चीमा भी हैं, तो क्या वो डाटा वाटा नहीं देख रहे थे, कुछ वो उनको नजर नहीं आ रहा था कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन है? इकबाल भाई तो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये सारा फ्रॉड का सिस्टम चलता है, और जितने ये फ्रॉड के जरिए लोग ऊपर आते हैं ऑब्लिगेशन पे, क्योंकि आईसीसी आपको पता है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और फिर आगे चेयरमैन की और बाकी लोगों की स्वाबदीद होती है कि वो किस किस को नवाजते हैं। तो आपके सामने पास्ट में यूसुफ की मिसाल थी, रज़ाक की मिसाल थी, और ये फवाद रियाज की, कैसे उनको नवाजा गया, फिर जो सिलेक्शन कमेटी बनाएगी उसमें कैसे नवाजा गया, फिर जो और तकर्रियां की गई हैं, जो डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल, उनको किस तरीके से नवाजा गया। तो ये तो एक मोहम्मद शाह रंगीला का दौर पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, और जो 6-6 दफा जो सिस्टम में नाकाम होते हैं, जिसको यही इदारा सैक कर रहा है 6 दफा, उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस पर उनको 7वीं दफा पाकिस्तान क्रिकेट में ऑब्लाइज किया जा रहा है। तो ये तो एक डर्टी आप उसको गेम कह सकते हैं, पैसे की गेम, एप्लीकेशन की गेम है। तो बाकी डाटा एनालिस्ट का क्या काम है, मुझे था जो वर्ल्ड कप में टीम इन्होंने भेजी थी, क्या डाटा एनालिस्ट उसकी बेस पे उसकी सिलेक्शन हुई थी, मुझे आजम खान की सिलेक्शन कौन सी फिटनेस की हुई थी, उस्मान खान की सिलेक्शन कौन से डाटाबेस की हुई थी, हसन अली को इंग्लैंड के टूर पर किस डाटाबेस सिलेक्शन पे भेजा गया था, फिर जो बाकी आपके प्लेयर्स हैं जो इधर उधर से, शादाब खान की सिलेक्शन थी, फिर और बेशुमार प्लेयर्स हैं, उनकी सिलेक्शन कौन से डाटाबेस से की गई थी। तो ये तो एक पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और एक पैसे की बंदरबांट कुछ अपने लोगों में की जा रही है। आपने सही निशानदेही की, नदीम खान पहले डायरेक्टर डोमेस्टिक थे, अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए, उनकी तो छुट्टी हो गई थी, फिर उनको वापस बुलाया ज़का अशरफ ने, नजम सेठी के दौर में नदीम खान वापस इंग्लैंड चले गए थे, और फिर वो वापस आए, आकर के कहाँ वो एक वक्त था कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में इदारों की टीमें ख़त्म की गई तो वो उस वक्त डायरेक्टर डोमेस्टिक थे, अब वो सिलेक्शन कमेटी में। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई और लोग नज़र नहीं आते, या इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए, इन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार लिया है डोमेस्टिक का, इतना कौन सा वसी तजुर्बा है, किस मुल्क में काम किया है, ये ज्यादती नहीं है? इकबाल भाई ये ज्यादती या इस तरह की बातें कर करके तो हम थक गए हैं, क्योंकि जब नैरेटिव नहीं है आपका, कोई एजुकेशन ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक अंधेर नगरी चौपट राज है, माइट इज राइट का रूल चल रहा है, जिसकी सिफारिश तगड़ी होती है वो अपॉइंट हो जाता है, तो फिर आपके जितने इदारे हैं इसी तरह बर्बाद होंगे। आप देखें आपकी ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पे खड़ी थी, जो आपकी हॉकी फेडरेशन है, जो आपकी फुटबॉल फेडरेशन है, जो आपकी एथलेटिक फेडरेशन है, वो किस जगह पे खड़ी है, आपकी कबड्डी किधर चलेगी, सारे का सारा स्ट्रक्चर इसी वजह से ऑब्लिगेशन और ये जो फारसी कल्चर है और ये जो इसी तरह के इलिटरेट लोग हैं उनको ब्लाइज करके खराब होगा। तो अब आखिरी बारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, क्योंकि पैसा इसमें आ रहा है, और जब तक पैसा आता रहेगा ये जो फारसी लोग हैं, ये जो इलिटरेट लोग हैं, ये इनकॉन्फिडेंट लोग हैं, ये ऑब्लाइज होते रहेंगे। तो जब तक ये ऑब्लाइज होते रहेंगे आपका सिस्टम 1% भी आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर हम इसी तरह रोते रहेंगे। तो असल चीज तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी बेस लाइन कहाँ से खराब है, बजाय कि ऊपर से इमारत को उसको फाजिश करने के, हमें अंदर से देखना चाहिए कि अंदर कहाँ पे दीमक आपको चाट देगी। आप क्या देखते हैं कि वकार यूनुस को बनाया गया चैंपियंस कप के लिए, वो कह रहे हैं कि 5 टीमें जो हैं चैंपियंस कप, वनडे भी होगा, T20 भी होगा और 4 रोज़ा भी होगा, उसके लिए लेजेंड्स लेकर आएंगे, 150 खिलाड़ियों का इंतखाब होगा, हर टीम में 30-30 खिलाड़ी होंगे। आप समझते हैं एज अ क्रिकेटर, क्योंकि आप तवील अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक को समझते हैं
में ये आइडिया कितना सक्सेसफुल हो सकता है? इकबाल जी, आइडिया देखेंगे, जो इमरान खान का आइडिया था वो भी बुरा आइडिया नहीं था। उन्होंने पूरे पाकिस्तान से निचोड़ निकाल के 6 टीमें बनाई थी, मगर उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? 0। उससे पहले जो आइडिया आए थे रीजनल स्ट्रक्चर के, उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर जो डिविजनल स्ट्रक्चर अपने स्ट्रक्चर चलाते हैं उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। ये अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है कोचिंग स्टाफ पे, जैसन गिलेस्पी पे और इस तरह गैरी ग्लिस्टन पे। आपने जो 5 बॉलर ऑस्ट्रेलिया में भेजे, मैं आपको इसको एक मुख्तसर करके बताता हूँ कि वो जैसन गिलेस्पी, इतना बड़ा पैसा आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, 6 महीने वो लगाएगा, तो वो किसकी ट्रेनिंग करेगा? मोहम्मद अली आपका 32 साल, आपका जो प्राइम टाइम है वो क्रॉस कर चुका, आपने उसको अभी एक टेस्ट खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। वो आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा, साथ खुरम शहजाद था, उसका बायोमैकेनिक्स टोटली रॉन्ग है बॉलिंग के। वो जब भी लंबा क्रिकेट खेलेगा अनफिट होगा। तो इसी तरह शाहनवाज दानी है, उसका थोड़ा सी बायोमैकेनिकली उसकी दोस्ती होने वाली थी, वो अभी तक नहीं हुई। अब वो अपने कैरियर के स्टेज पे है कि जहां पर ये इनके बायोमैकेनिक दुरुस्त नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये है कि जहां पर आपने स्ट्रेटेजिकल कोचेस लगाने होते हैं वहां पे आपने बायोमैकेनिकल कोचेस लगा देते हैं, और जहां पर बायोमैकेनिकल कोचेस की जरूरत होती है वहां पे स्ट्रेटेजिकल कोचेस लगा देते हैं। तो इस तरह तो आप जितना मर्जी रॉ टैलेंट या 5 टीमें छोड़ के 3 टीमें बना ले, ये जो रिजल्ट उसका 0 रहेगा। फिर आपने जो बात की 5 टीमों के मेंटोर, तो वो जो अगर गाड़ी में आए तो वो ये तो देखें, 9 की एजुकेशन है, 9 में एबिलिटी है, ना इन्होंने कोई इनके पास डिग्री है, ना इन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ, ना टाइम लगाया हुआ, ना इनको कोई क्लब चलाया, इनको पता ही नहीं है। तो ये तो आगे ये आते हैं वो एक पकी हुई खीर खाने के लिए। वो अपने 5-6 दोस्त, मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ, 6 दोस्त हैं जो उनको लेके चलेंगे। ये सारे के सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये 15-16 रुकनी एक ग्रुप है। पिछले ये जब मिसबा ने कैप्टनसी संभाली थी तो उसने फ्रार को बुलाया किया था, वाब रियाज को किया था, हफीज को किया था, सईद अजमल साथ है, इनकी उमर गुल साथ है, और ये मुश्ताक अहमद सकलैन है, और ये बाकी लोग हैं सारे के सारे। तो ये इनकी कमरान अकमल है, इस तरह की ये पूरी एक लॉन की लॉबी है, यहाँ भी सेट है। ये इनके आपस में फैमिली कनेक्शंस हैं, इनके जितना सारा सिस्टम है इकट्ठा चलता है वो नीचे ऊपर। तो फिर ये जब आते हैं तो वो यही एक ग्रुप लेकर आ जाते हैं। वो जिस तरह नहीं आता कि एक जंगल में होता है कि एक लगड़ बगड़ू का एक ग्रुप होता है और वो इकट्ठे टूट कर शिकार पर हमला करते हैं, उसको चढ़ करके निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ यही ग्रुप आते हैं मुख्तलिफ वगैरह टोलियां बन के। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो पैसा आईसीसी से आता है उसको चट करते हैं, टोली हमला करते हैं और निकल जाती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं अब्दुल रऊफ, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए खेले हैं। कह रहे हैं कि एक गैंग है, एक ग्रो है, जब आ जाता है और वही बेनिफिशरी है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अब्दुल रऊफ के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम अब्दुल रऊफ से बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि जो चैंपियंस कप के लिए खिलाड़ियों का ऐलान होना है, और उसके अलावा जो वकार यूनुस आए हैं वो मेंटोर लेजेंड्स लेकर आएंगे। कौन से लेजेंड्स आते हैं अब्दुल रऊफ तो कह रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, उनको पता है कि कौन कौन से आएंगे। लेकिन अब्दुल रऊफ यंगस्टर को तो आजमा चुके ना, वाब रियाज कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुए। इकबाल भाई, उनका मेरिट नहीं बनता था। देखिए, एक सर्टन मेरिट होता है, एक क्वालिफिकेशन होती है, एक एजुकेशन होती है, एक रिकॉर्ड होता है कि आपने कहां पर काम किया हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस है। उन लोगों को लाए मंसूर आना की क्या क्वालिफिकेशन है, किस बेस पर लगाया था, कौन सी डिग्री है उसके पास, आज के पास कौन सी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री है जिस पर उसको लगा दिया था आपने मैनेजर। जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने ये स्पार्शी कल्चर प्रमोट करेंगे, नेपोटिज्म को फरोग देंगे, ये इन सब चीजों को लगाएंगे, तो फिर उसके बाद आपका एंड रिजल्ट ये निकलेगा, डिजास्टर में निकलेगा। फिर आपके पास एक और रास्ता होगा कि पुराने जो 70-70 साल के उनको उठाकर वापस ले आएंगे जी, इन्होंने पास्ट में बड़ा अच्छा काम किया था, अब इनको भी दोबारा लगाना चाहिए। तो इस तरीके से कोई दुनिया का इदारा काम नहीं करता। मैं इसलिए कहता हूँ कि सर्टेन मेरिट होना चाहिए हर डेजिग्नेशन के लिए। आप जो भी जॉब है उसका एक मेरिट, उसकी एक एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई इस क्वालिफिकेशन का हमें मेरिट जॉब दिया तो वो ये काम करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ अब्दुल रऊफ के जो पिचेस की तैयारी के हवाले से हमने टोनी हेमिंग्स को बुलाया, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी आपसे बात की थी। आप कैसे देखते हैं, वो उसके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी कि एक दिन में आकर वो पिचेस को सही कर देगा। आप समझते हैं कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए निस्बतन एक ऐसी पिच बनाई जाएगी जो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी टीम जो है फास्ट बॉलर्स पर थोड़ा फंसती है, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेलती। एक बात है, पिंडी स्टेडियम की जो पिच थी आपको पता है, इसको डी नोटिफाई पॉइंट दिया गया था इंग्लैंड के खिलाफ।
और उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा ने बड़े बयान दिए थे कि जी हम बड़ा कमाल करेंगे, हम इस तरह की पिच बना देंगे, बड़ी स्पोर्टिंग पिच बना देंगे। मगर उसका एंड रिजल्ट 0 निकला और एक रोड पिच पे इंग्लैंड को बुलाया और वहां भी पाकिस्तान को 32 या डीनोटिफिकेशन पॉइंट जो थे वो अलग पाकिस्तान को दिए गए। वो शुक्र है कि आपका सेंटर बैन होने से बच गया। अब होता है क्या, देखिए कि जब आपके पास डीप नॉलेज ना हो तो फिर इस तरीके के आप फैसले करते हैं, बाहर से लाके आप पैसे लुटाते हैं। अगर इनको आपने बुलाना है, इनको 1-2 साल पहले बुलाएं, सारी मिट्टी चेंज कराएं, बाहर से मिट्टी बुलाएं, सारा सिस्टम उखाड़ें, फिर उसको दोबारा से रिव्यू करें, फिर तो सिस्टम बेहतर हो सकता है। आप पिंडी की पिच पर ये गोरा क्या कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 चीजें कर सकते हैं अगर स्पोर्टिंग पिच आपने पिंडी की बनानी है। नंबर 1, या उसमें मॉइस्चर छोड़ दें, या उसमें आप घास छोड़ दें, फुल घास, वो आपको अर्ली ऑन सुबह मॉइस्चर होता है तो उसको सपोर्ट करेगी। तीसरी चीज, अगर उसमें आपने शेव कर दी जीरो की मशीन से तो वो तो फिर रोड पिच बनेगी, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, उस पर जान ही नहीं है, जो आपने देखा है पिछले ओवर आप देख रहे हैं। तो बात यह है कि जब तक आपके पास डीपली नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर वाले फैसले तो कोई उसको रंग नहीं ला सकते। आप मास्टर्स कर रहे हैं ना, आपने पहले दूसरा मास्टर्स कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं अब्दुल रऊफ आप? इकबाल भाई, ये मेरा तीसरा मास्टर है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, मेरा तल्लुक कश्मीर से है, मैंने कश्मीर अफेयर्स में मास्टर किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस स्पोर्ट्स साइंसेस में एमएससी किया, फिर एमफिल किया। तो आप इंशाल्लाह आगे पीएचडी की तरफ भी जाऊंगा। तो ये बाकी हमारे जो आपने इतनी स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल करना, फिर मास्टर्स करना और एमएससी करना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे मुल्क में क्यों नहीं ऐसे लोगों की कदर होती है अब्दुल रऊफ? वही लोग कि जो पढ़े लिखे नहीं, आपका वही आ जाता है कि हमारे ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, वो बेचारे हम आंग नहीं होते। जैसे अब आप मट्टी की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो इन लोगों से कोई पूछे तो इनको तो कुछ भी नहीं पता होगा उसके बारे में। इकबाल भाई, मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली। मैंने 2 मास्टर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने क्रिकेट खत्म किया, रिटायरमेंट के बाद मुझे शौक था तो मैं इस फील्ड में आया। तो मैंने जब ये एमएससी वगैरह एमफिल किया है इसमें, तो फिर इसमें काफी सब्जेक्ट होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट होती है और काफी सारे और दूसरे न्यूट्रिशन का आ जाता है फील्ड। तो उसमें फिर जब आप अगर इंटरेस्ट हो, आप उसमें पढ़ें तो फिर ये काफी चीजें आपकी नॉलेज में आ जाती है। तो मुझे ये पढ़ने के बाद समझ में आया कि जो मैं 25-30 साल क्रिकेट खेला हूँ, क्योंकि मैंने लंबी 200 फर्स्ट क्लास 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 700-800 लिखते हैं मुझे, मगर उसके बावजूद मुझे उसी चीज की इतनी समझ नहीं थी जो ये पढ़ने के बाद आया। तो इसलिए ये जो एजुकेशन है, या स्पेशली स्पोर्ट्स की एजुकेशन, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी पीछे मीटिंग हुई थी, चेयरमैन भी वहाँ पे बैठे थे, तो मैंने उनको बहुत जोर दिया था एजुकेशन पे कि भाई आपने सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप बना दिया, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन तो है ही नहीं है। अब साउथ अफ्रीका में स्कूल के बच्चों से स्पोर्ट्स साइंसेस का सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी मैकेनिक्स को हर चीज का पता हो। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा कोई अगर क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनके दाएं बाएं जो डायरेक्टर्स वगैरह बैठे हुए आगे पीछे, वो इलिटरेट है, उनको पता ही नहीं है किसी चीज का। तो फिर अगर हमारे जो सामने बता के बात करते हैं तो उनको खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये तो हाईली क्वालिफाइड बंदा है, तो मेरे डायरेक्टर जाए ना तो उनके सामने बैठ के बात कर रहा है, तो वो फिर इसी शर्मिंदगी में वो हमारी तरफ आते ही नहीं है। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच, और देखें आप कि स्पोर्ट्स साइंस में एमएससी भी किया, एमफिल भी किया। आखिर हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कदर क्यों नहीं होती? एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से, जो क्रिकेट के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मिर्जा, कैसे हैं? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिशाद साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। आप कैसे देखते हैं, जब आखिरी मरतबा बांग्लादेश की टीम आई थी तो कोविड की वजह से बांग्लादेश की टीम फरवरी 2020 में सिर्फ एक ही टेस्ट खेली रावलपिंडी का, और फिर वापस चली गई। अब दोबारा आ रही है और बांग्लादेश का ये चौथा दौरा है। और अगर आप देखें उनकी कारकर्दगी को, कि पाकिस्तान में अब तक उन्होंने 2001 से लेकर अब तक 3 दौरे किए और 5 टेस्ट मैचेस खेले, 5 में वो हारी है। इस मर्तबा आप इसको कैसे देखते हैं रिशाद साहब? जी मिर्जा, मैं समझता हूँ कि इनकी टीम में भी इस दफ़ा काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान का दौरा पहली दफ़ा कर रहे हैं।
तो हमें भी यानी उनकी वाकफियत हमारी टीम को और हमारे प्लेयर्स को भी मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये एक थोड़ा सा उनको एडवांटेज है। और ये हमारी भी टीम इस वक्त कोई बहुत आइडियली सेटल्ड टीम नहीं है। टेस्ट टीम जो सेटबैक हमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड में भी T20 सीरीज हारे, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी ज़रूरत है अपने आप को एक तरह से दोबारा मनवाने की कि टेस्ट क्रिकेट में बेहतर परफॉर्मेंस करें और बांग्लादेश को हराएं। और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को कि टेस्ट में एक बेहतर कारकर्दगी पेश करें। हाँ, जनवरी में इस साल हम अपने आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और इशाद साहब तीनों टेस्ट मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे थे, पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में। अब आप जो ये टीम है, अब आप एक क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि शान मसूद पे यकीनन बहुत ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि गुज़िश्ता सीरीज़ में भी वो एज अ कैप्टन कोई इतनी गैर मामूली कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि शान मसूद के साथ, क्योंकि पिछले मैच में तो जो पिछला टेस्ट था वहां तो साइम अयूब ने इनिंग्स ओपन की थी, अब आप क्या देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स ओपन करेंगे, मोहम्मद हुरैरा इनिंग्स ओपन करेंगे और फिर शान मसूद के दबाव की बात करें आप। जी हाँ, बिल्कुल मिर्जा, आप ये ठीक कह रहे हैं कि शान मसूद पे यकीनन दबाव है। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल वो बीच में जो एक साल का तकरीबन 8 महीने का जो अरसा गुजरा है उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो वाक़यात हुए हैं वो भी उनके जहन में होंगे, उसका भी प्रेशर होगा। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि शान मसूद जो है उन्होंने बैटिंग अपने लिहाज से बेहतर की थी ऑस्ट्रेलिया में। वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। वो काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी करते रहे हैं इस दौरान में, तो यकीनन वो अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा होगा। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन्होंने बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद एक बेहतर चॉइस इसलिए है कि वो एक ज़हीन आदमी है और एक पढ़े लिखे आदमी है और बहरहाल टीम को साथ लेके चल सकते हैं और एक अच्छी उनकी रिस्पेक्ट भी है टीम में। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली शान मसूद को अभी मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर कप्तान के तौर पे उभर सकते हैं। आपने सही कहा। अगर आप बांग्लादेश का कंपैरिजन करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, जो आप कह रहे थे 5 कप्तान है इस टीम में, शकीबुल हसन भी कप्तानी कर चुके हैं, मोमिनुल हक भी कप्तानी कर चुके हैं, लिटन दास भी कप्तानी कर चुके हैं, मुशफिकुर रहीम भी कप्तान रहे और अब उन्होंने जो है वो नजमुल हसन शंतू को कप्तान बनाया है। 5 कप्तान है लेकिन उनकी बैटिंग कदरे बेहतर है और शकीबुल हसन तो डायरेक्ट आ रहे हैं, कनाडा से आए हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो हसीना वाजिद की अवामी लीग के रुकन भी थे। तो उनकी बैटिंग को देखते हुए आप समझते हैं हमारा ये फास्ट बॉलिंग अटैक उनकी बैटिंग को पछाड़ने की पूरी अहलियत रखता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मिर्जा हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक जो है उसमें अच्छी वैरायटी है। और दूसरा ये कि क्योंकि होम सीरीज है तो उसमें कुछ चॉइसेस भी हमारे पास ज़्यादा हैं। कुछ खिलाड़ियों को हम ट्राई कर सकते हैं, अब्बास आफरीदी हैं और प्लेयर्स हैं। लेकिन इन्होंने रिशाद साहब 17 रुकनी टीम में तो अब्बास आफरीदी को रखा ही नहीं, 5 फास्ट बॉलर रखे, मोहम्मद अली को रखा है, मीर हमजा को रखा है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आमिर जमाल है, तो फास्ट बॉलर्स तो उन्होंने काफी रखे और खुर्रम शहजाद है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि वैरायटी है काफी। और एक होम सीरीज में आपको पता है ना कि एक एडवांटेज तो ये होता है होम साइड को कि अगर वो 1-2 मैचेस में कुछ कॉम्बिनेशन ना कर सके तो डोमेस्टिक क्रिकेट से किसी खिलाड़ी को बाहर से भी ड्राफ्ट इन कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा, अभी खुर्रम शहजाद की भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी डार्विन में। तो वो मैं समझता हूँ कि एक यकीनन एक टैलेंट में पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बना सके। सऊद शकील का भी वाइस कैप्टन बनना मैं समझता हूँ खुश आइंद है। एक खिलाड़ी पे इतना भरोसा करना, उसको ग्रूम करना, तो ये बड़ा जरूरी है। जो हमारे कौम में नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता नहीं है कि एक प्लेयर को ग्रूम किया जाए, तो यहाँ ये लग रहा है कि सऊद शकील को ग्रूम करने के मौके भी हैं। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो यकीनन बेहतर परफॉर्मेंस देगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। रिशाद महमूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, टेलीफोन लाइन पर। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, जो 30 बरस से ज़ायद अरसे से इस फील्ड से मुंसलिक है और क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट के हलकों में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग, और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भट्टी साहब, अब आप श्रीलंका अपना बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है, तो एज एन एनालिस्ट आप समझते हैं कि यकतरफा मुकाबला होगा या बांग्लादेश की टीम टफ टाइम दे सकेगी हमें? देखिए, अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पिचेस कैसी बनाता है, लेकिन आज जो मैं अभी वेदर फोरकास्ट देख रहा हूँ, बारिश ही है, तो पिंडी में जो पहला टेस्ट मैच है वो तो लग रहा है कि बारिश से मुतासर होगा। हाँ। तो मेरा ख्याल में अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम है। बांग्लादेश की टीम लाहौर में है, तो या तो वो टेस्ट मैच मुल्तान शिफ्ट कर दें या फिर कराची में, चूंकि दूसरा टेस्ट मैच होना है तो पहला टेस्ट मैच भी कराची में करवा दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर तो बांग्लादेश से बहुत बेहतर है। बांग्लादेश फिर वहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, फिर उनके क्रिकेट बोर्ड के अपने मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में अगर पिचेस पाकिस्तान अपनी कंडीशन के हिसाब से बनाता है, और जिस तरह की टीम अनाउंस हुई है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा है पाकिस्तान ने अबरार अहमद, उसके अलावा पाकिस्तान के पास 5-6 फास्ट बॉलर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्पिन, पाकिस्तान शायद स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली पिचेस नहीं बनाएगा। अब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस मिली जुली रही। सही। तो देखना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान को कहाँ लेके जाती है। फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसमें भी अब इमामुल हक नहीं है, इसका मतलब है कि मोहम्मद हुरैरा इनिंग्स ओपन करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। विकेट कीपिंग में भी ये जो साइड मैच चल रहा है अभी। हाँ, लेकिन माजिद भट्टी एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि अब मोहम्मद हुरैरा, तो क्या कप्तान शान मसूद इनिंग्स ओपन नहीं करेंगे? देखिए, अभी जब पिछली सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 7-8 महीने पहले, हाँ। वहां तो शान मसूद वन डाउन पर आते रहे। सही। तो लग ऐसे रहा है कि शान मसूद यहाँ भी वन डाउन पर आएंगे और चौथे नंबर पर फिर बाबर आजम। सही। फिर असल मसला जो होगा मिडिल ऑर्डर, फिर सऊद शकील 5वें नंबर पे आते हैं। हाँ। विकेट कीपर का मसला होगा कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे या सरफराज अहमद खेलेंगे। सही। जो पाकिस्तान ने आखिरी होम सीरीज खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें तो सरफराज अहमद प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। हाँ। लेकिन अब देखना है कि सरफराज को शाहीन्स के तरफ से भी पाकिस्तान 4-डे मैच खिला रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। टेस्ट मैच में भी उनको रखा हुआ है, तो मोहम्मद रिजवान का जो एटीट्यूड रहा है और T20 वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान पर अब वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है सिलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को जिस तरह पहले था। लेकिन माजिद भट्टी साहब, सरफराज को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में खिलाया और फिर उसके बाद जब वो नाकाम हो गए तो मोहम्मद रिजवान को उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खिलाए, तो उसको देखते हुए आप समझते हैं कि सरफराज को यहाँ मौका मिल सकता है या रिजवान से कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, एक अजीबोगरीब क्राइटेरिया है कि सरफराज अहमद की तो परफॉर्मेंस एक टेस्ट मैच की उस पे 2 इनिंग्स पर जज कर ली गई। बाद लोगों को आप 6-6, 8-8 मैचेस का रन दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मोहम्मद रिजवान को आप T20 की परफॉर्मेंस पर जज करते हैं तो है तो टेस्ट मैच का फॉर्मेट, तो सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए ताकि प्लेयर्स के सर के ऊपर तलवार भी लटकती रहे ना। सही। प्लेयर ये समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नागुज़ीर है। हाँ। इससे टीम का माहौल जो है ये खराब हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज माजिद भट्टी साहब के वो स्पिनर्स काफी लेकर आए। अगर आप उनकी टीम में देखें, शकीबुल हसन है, ताजुल इस्लाम है लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर उसके बाद ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज है, और उनके पास नईम हसन है, उनके पास स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, वो स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनके दिमाग में है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो स्पिन पे ज्यादा रिलाई करेंगे। हालांकि तस्कीन अहमद है उनकी फास्ट बॉलिंग के शोबे में, और शरफुल इस्लाम भी है, हसन महमूद भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके स्पिनर्स पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच। मेरे ख्याल में चूंकि बांग्लादेश की अगर आप रिसेंट पास्ट में फुतुहात देखें तो वो मैचेस अपने स्पिनर्स की वजह से होम ग्राउंड पर जो
उनकी, क्योंकि ज्यादातर फतुहात होम ग्राउंड पर है। सही। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये खतरा मोल नहीं लेगा कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाए, फिर जिस तरह अबरार अहमद एक पाकिस्तान के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, सलमान अली आगा थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन करवा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मुमकिन पेस अटैक मुझे नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मीर हमजा, ये 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, बाकी पार्ट टाइमर के साथ पाकिस्तान जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। लेकिन अब चूंकि हेड कोच नए आए पाकिस्तान टीम के, तो जैसन गिलेस्पी का माइंडसेट क्या है, फिर जैसन गिलेस्पी और शान मसूद की भी केमिस्ट्री का भी हमें पता नहीं है कि वो किस तरह टीम को ले जाना चाहते हैं। लेकिन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आमिर जमाल की क्या आपके पास है इत्तलात है? पिछली जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में 18 विकेटें, 143 रन और बड़ा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। आप समझते हैं कि आमिर जमाल का जब ऐलान भी किया तो उन्होंने उसकी फिटनेस से मशरूत करार दिया। आमिर जमाल खेल सकते हैं टेस्ट मैच? देखिए, अभी जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा है पिंडी स्टेडियम में, उसमें तो आमिर जमाल हमें एक्शन में नजर नहीं आ रहे। जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि टीम मैनेजमेंट ने जो टीम अनाउंस की उसमें लिखा है कि वो उसी सूरत में खेलेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस। सही। अब हमें नहीं पता कि वॉरिकशायर काउंटी से आमिर जमाल खेले, वो अनफिट हो गए, हसन अली खेले, वो फुली फिट नहीं है। तो ये मसला जो है वर्कलोड मैनेज करने की बार बार बातें तो हो रही है, लेकिन अब ये काउंटी खेल रहे हैं या लीग खेल रहे हैं तो प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं। अगर आमिर जमाल फिट हुए तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान आमिर जमाल पर चांस देगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कम से कम वो पहले टेस्ट मैच तक फुली फिट हो सकेंगे। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के हवाले से। इस प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच अब्दुल रऊफ से और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब से। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।